वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस सेशन में। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का पेपर 1 हो चुका है। क्वेश्चन पेपर पब्लिक डोमेन में है। आप सभी लोगों के मन में हो सकता है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं, उनका जवाब क्या है और क्यों है। आज के इस सेशन में हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, उनका जवाब भी देखेंगे, दैट टू विद ऑथेंटिक सोर्सेस। यहाँ पर जो सेट हमने पिक किया है दैट इज सेट ए, यानी कि जो भी क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताऊंगा वो सेम क्वेश्चन नंबर आपको जीएस पेपर 1 के सेट ए में मिलेगा। यूपीएससी ने लगभग अपने ट्रेंड को मेंटेन रखा है। क्वेश्चन पेपर बहुत आसान नहीं रहा है, क्वेश्चन पेपर लेंदी भी था और काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्स भी था। कुछ क्वेश्चन ज़रूर कन्वेंशनल नेचर के रहे हैं जिन्हें आप स्टैंडर्ड बुक से कर पाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन फिर भी ऐसे रहे हैं जिन्हें आप अपनी कन्वेंशनल स्टडीज से सॉल्व बहुत सहजता से तो नहीं कर पाएंगे। मतलब मुश्किलों का सामना स्टूडेंट्स को करना पड़ा होगा। ये नेचर आपको पॉलिटी में भी मिलेगा। पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस काफ़ी हद तक आसान हैं, जिन्हें अगर आपने एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो आसानी से हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को करने में आपको खासी मुश्किल होगी और जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे उनके लिए वो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए होंगे। तो चलिए देखते हैं। टोटल पॉलिटी से हमने ड्रॉ किए हैं 11 क्वेश्चंस जो कोर पॉलिटी से हैं, जिनका सोल्यूशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन है वहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 को एच.एन. सान्याल कमेटी की परसुएंट या उनकी रिकमेंडेशन पे पास किया गया। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को डिफाइन करता है। और चौथा स्टेटमेंट ये बोलता है कि इंडिया में पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो कोर्ट के कंटेम्प्ट जो होते हैं उनके संबंध में प्रावधान बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मतलब जो सही जवाब निकलेगा दैट विल बी 1, 2 एंड 4, यानी कि बी 1, 2 एंड 4। अब ये जवाब कैसे निकलता है, आइए इस पे ध्यान देते हैं। जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बिकॉज 1961 में एच.एन. सान्याल कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे ही फाइनली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ 1971 फ्रेम किया गया। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट इस लिहाज से है बिकॉज आर्टिकल 129 और आर्टिकल 142 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के प्रावधान है, स्पेसिफिकली आर्टिकल 129 और आर्टिकल 142 का जो क्लॉज 2 है इसमें ये प्रावधान रहे। आर्टिकल 142 बहुत ज्यादा न्यूज में था, इट वॉज वेरी एविडेंट कि इससे कुछ ना कुछ तो आना है, तो आ भी गया। जो तीसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। देखिए इसका जो लिंक है वो यहाँ पे दिया गया है, आप इस लिंक पे क्लिक करके जो भी जानकारी है उस तक पहुंच भी पाएंगे। जो तीसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है बिकॉज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के संबंध में जो प्रावधान है कि सिविल कंटेम्प्ट क्या है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ 1971 में मिलता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस संबंध में कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि कौन सा कंटेम्प्ट सिविल है, कौन सा क्रिमिनल है। तो तीसरा तो इनकरेक्ट हो गया। और चौथा, यहां पे देखिए सिंपल सी बात है, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 आया, 2006 में उसका अमेंडमेंट हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है। बाकी इस संबंध में जानकारी विकिपीडिया पे भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसका सही जवाब आपको समझ में आ गया, दैट इज 1, 2 एंड 4। तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आइए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने 2 स्टेटमेंट रखता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आपको सिंपल पॉलिटी बुक्स में मिलेगा भी नहीं। पहला ये है कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लॉ जो लीगल फर्म्स हैं उन्हें एडवोकेट के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, जबकि कॉर्पोरेट लॉयर्स और पेटेंट अटॉर्नीज को एडवोकेट्स के रिकॉग्निशन से एक्सक्लूड किया गया है। दूसरा ये है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो लीगल एजुकेशन और लॉ कॉलेजेस के रिकॉग्निशन के संबंध में प्रावधान कर सकते हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। सही जवाब तो है 2 ओनली। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट है क्यों? देखिए यहां पर मामला ये है कि अगर हम इस दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, दूसरे क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट लॉयर्स और पेटेंट अटॉर्नीज को तो एडवोकेट का रिकॉग्निशन नहीं दिया जाता, दैट्स ट्रू, लेकिन गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स को भी नहीं दिया जाता, तो मतलब इन्हें भी रिकॉग्निशन नहीं मिलता। तो ये वाला भी गलत हो गया। तो इनकरेक्ट इसीलिए है बिकॉज ये लिंक जब आप क्लिक करेंगे, ये ईपीडब्ल्यू का लिंक है, तो वहाँ पे आपको ये लाइन सेम टू सेम मिल जाएगी कि जो इमर्जिंग क्लास है लीगल प्रोफेशनल्स का, जिसमें गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स, कॉर्पोरेट लॉयर्स, लॉ फर्म्स, लॉ प्रोफेशनल्स, लीगल रिसर्चर्स, पेटेंट अटॉर्नीज हैं, इन्हें एक्सक्लूड किया गया है, हैव बीन एक्सक्लूडेड। तो ये पहला वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरी, इसी लिंक पर आपको ये भी मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने एक लिंक आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी दिया है और ईपीडब्ल्यू का भी दिया है। दोनों में आपको ये मिल जाएगा कि ये जो एक्टिविटीज होती हैं जो दूसरे स्टेटमेंट में है लीगल एजुकेशन और लॉ कॉलेजेस की, इसके संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास अधिकार होते हैं। तो सही आंसर बी निकलेगा 2 ओनली। और दोनों के लिंक यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप क्लिक करके इस जवाब को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ इनिशिएटिव हैं ओनली आईएएस के। 2023 के लिए मेंस का इनिशिएटिव अवेलेबल है, जहां पर आप
एक ऐसे गाइडेंस प्रोग्राम है उसे अवेल कर सकते हैं 2023 के लिए। यूपीएससी में ऑप्शंस अवेलेबल हैं पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और हिंदी लिटरेचर के। 2023 के वीडियो लेक्चर्स आप अवेल कर सकते हैं प्रारंभ कोर्स में, जहाँ पे सीसैट का कोर्स भी अवेलेबल रहेगा। प्रारंभ कोर्स आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करवाता है। यूपीएससी मींस 2022 जो है उसके लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है, 60 डे आंसर राइटिंग प्रोग्राम अवेलेबल है और ऐसे राइटिंग प्रोग्राम भी अवेलेबल है। जो लोग 2022 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए 2022 के ये इनिशिएटिव्स बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होंगे। इस बार ओनली आईएएस ने बहुत ही हाईएस्ट नंबर में सिलेक्शंस दिए हैं, 75 प्लस सिलेक्शंस यूपीएससी में हुए हैं ओनली आईएएस की ओर से। टॉप रैंकर्स रहे रैंक 5, रैंक 6, रैंक 10 एंड रैंक 12, जिन्हें ओनली आईएएस के फ्री इनिशिएटिव्स या पेड इनिशिएटिव से किसी न किसी फॉर्म में कोई ना कोई बेनिफिट हुआ है। इसके अलावा अगर आप अपना जो इंस्टीट्यूशनल कोर्स है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एक प्रॉपर प्लान के साथ, प्रैक्टिस के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए डीपीपी है और मेंस के लिए डीएमपी है। इनका कंबाइंड या कंपोजिट कोर्स बनता है आईडीएमपी। ये कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मोड्स में अवेलेबल हैं और कोर्सेज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड्स में अवेलेबल हैं। इस संबंध में आप कोई जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं info@onlyas.com पे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जो 13वां क्वेश्चन है वो भी पॉलिटी से ही है। 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने वाले बिल के संबंध में प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी होती है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट के पास ऐसे बिल को पास करके भेजा जाए तो उनके ऊपर ऑब्लिगेटरी होता है कि वो उस पर साइन करेंगे ही। और तीसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास करना होता है और ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। यहां पर देखिए जो सही जवाब होगा वो होगा 2 और 3। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती प्रेसिडेंट की। हाँ, दोनों ही हाउसेस में पास करना होगा ऐसे बिल्स को और प्रेसिडेंट को ऐसे बिल्स पे एसेंट अपनी देनी ही होगी। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको लक्ष्मीकांत में बिल्कुल साफ साफ मिल जाएगा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बिकॉज प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती। आपको लक्ष्मीकांत में पेज 10.1 पे ये बात मिल जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट ये साफ करता है कि प्रेसिडेंट को एसेंट देनी होगी, ये भी आपको 10.1 लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा पेज नंबर पे। और थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इस संबंध में भी आपको लक्ष्मीकांत के पेज नंबर 10.1 पे ही जानकारी मिल जाएगी। तो बिल्कुल पहले ही पेज पर ये जो चैप्टर है अमेंडमेंट वाला, उस पर आपको ये पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत होगी नहीं। जिसमें लक्ष्मीकांत पढ़ा है वो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया होगा। हमारा 14वां क्वेश्चन भी सेट ए का पॉलिटी से ही है। पहला स्टेटमेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को 4 रैंक्स में क्लासिफाई किया गया है। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर। और दूसरा यह है कि मिनिस्टर्स का टोटल नंबर प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके लोकसभा के टोटल मेंबर के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये जो क्वेश्चन है ये भी एक कन्वेंशनल क्वेश्चन है पॉलिटी का और तुलनात्मक रूप से आसान है। लक्ष्मीकांत को जिसने भी पढ़ा है वो आसानी से इसको कर ले जाएगा। जो रैंक होती है वो केवल 3 होती है, 4 नहीं होती। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट के भीतर ही आते हैं, ये कोई अलग से रैंक नहीं है। तो कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर, ये 3 रैंक्स होती हैं। तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा तो बिल्कुल साफ है, 15% से ज्यादा नहीं हो सकता, दैट्स ट्रू। आप जाएंगे तो आपको लक्ष्मीकांत में पेज नंबर 20.4 पे मिल जाएगा पहला स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन और लक्ष्मीकांत में ही 20.1 पे मिल जाएगा आपको दूसरे स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन। तो लक्ष्मीकांत से आप इस जो क्वेश्चन है उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। सेट ए में लोकसभा का क्या है एक्सक्लूसिव पावर? इमरजेंसी के डिक्लेरेशन को रेटिफाई करना। दूसरा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना। तीसरा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इंपीच करना। यह भी कन्वेंशनल क्वेश्चन है, आराम से हो सकता है जिसने भी अच्छे से पॉलिटी पढ़ी है। पहला स्टेटमेंट गलत है बिकॉज दोनों ही हाउसेस का रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ये सही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में नहीं आता, केवल लोकसभा में आता है। और ये भी गलत है बिकॉज इसमें दोनों ही हाउसेस का रोल होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है। लक्ष्मीकांत में ये सारी बातें बहुत आराम से आपको मिल जाएंगी, मतलब सोर्स लक्ष्मीकांत रहेगा और आराम से इसका आंसर डिराइव कर सकते हैं। सो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16 सेट ए में पॉलिटी का है। एंटी डिफेक्शन लॉ से ये क्वेश्चन है, कन्वेंशनल क्वेश्चन है। पहला ये है कि लॉ स्पेसिफाई करता है नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर्स किसी पॉलिटिकल पार्टी को 6 महीने के भीतर ज्वाइन नहीं कर सकते जब उन्हें नॉमिनेट किया गया हो। दूसरा ये है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है एंटी डिफेक्शन केसेस को क्लियर करने का या उस पर अपना वर्डिक्ट देने का। पहला स्टेटमेंट शुद्ध रूप से इनकरेक्ट है। बेसिक पॉलिटी से आप इसको कवर कर सकते हैं। वो 6 महीने के भीतर पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, 6 महीने के बाद नहीं कर सकती, और ये उल्टा दिया गया है। ये सही है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए कि कितने टाइम में वो डिफेक्शन के केसेस हैंडल करेंगे। सोर्सेस यहाँ पे गिवन है। पहला इनकरेक्ट है, लक्ष्मीकांत पेज नंबर 72.1 पे ये जानकारी आपको मिल जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। इस संबंध में द हिंदू का एक आर्टिकल आपको यहाँ पे मिल जाएगा जहाँ पे आप इस जानकारी को देख सकते हैं। कोई टाइम फ्रेम डिसाइडेड नहीं है, हालांकि इस पर अक्सर विवाद होता है और कहा जाता है कि टाइम फ्रेम डिसाइड किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है। ये स्पीकर का डोमेन होता है कि वो कितने टाइम में इसे
सही करना चाहते हैं या अपना जो वर्डिक्ट है वो देना चाहते हैं। सो बी, ओनली 2 इज करेक्ट। कन्वेंशनल क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन नंबर 17 पॉलिटी का क्वेश्चन है। ये भी कन्वेंशनल क्वेश्चन है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ये केवल ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा ट्रिक किया गया है। वैसे ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ट्रिकी है। पहला स्टेटमेंट यहां पे अटॉर्नी जनरल के केस में तो सही है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल के केस में सही नहीं है। सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो पहला स्टेटमेंट इस लिहाज से इनकरेक्ट होगा। दूसरा स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका एक हिस्सा सही है और दूसरा गलत है, लेकिन एक भी हिस्सा गलत है तो पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जिसमें यह कहा गया कि अटॉर्नी जनरल रिजाइन कर देते हैं जब गवर्नमेंट रिजाइन करती है, ये बात तो सही है, लेकिन यहां पे जो एक प्रीफिक्स लगाया गया है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि ये बाई कन्वेंशन, परंपराओं के आधार पर है कि जब सरकार रिजाइन करेगी तो अटॉर्नी जनरल रिजाइन कर देंगे। इस लिहाज से आप देखोगे दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएंगे, मतलब दोनों स्टेटमेंट का आधा हिस्सा सही है लेकिन आधा गलत है। ध्यान देने वाली बात है, जिसने जरा सा मिस किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, वो स्टेटमेंट को सही मान लेगा और क्वेश्चन गलत कर बैठेगा। और एग्जाम का जो प्रेशर होता है, ऐसे प्रेशर में ऐसी गलतियों की संभावना रहती भी है। यहां पर देखिए स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है। इसकी जो जानकारी है वो आपको लक्ष्मीकांत के पेज नंबर 50.1 पे मिल जाएगी, जहां पे साफ साफ लिखा है कि बाई कन्वेंशन इट्स पार्ट ऑफ कन्वेंशन। ठीक है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म नहीं है। क्वेश्चन 18 पॉलिटी का पार्ट है सेट ए में, जहां पे रिट्स के बारे में बात की गई है। कन्वेंशनल क्वेश्चन है, रिट्स के बारे में आप पढ़ते हैं। मैंडेमस किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं लाया जा सकता जब तक कि उसके पास कोई पब्लिक ड्यूटी ना हो। मैंडेमस किसी कंपनी के खिलाफ नहीं लाया जा सकता, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी ही क्यों ना हो। और तीसरा, कोई भी पब्लिक माइंडेड पेटिशनर कोर्ट के सामने क्यू वारंटों की मांग कर सकता है। अब यहां पर देखिए, ये मैंडेमस के बारे में जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है वो इसको कर लेगा। कन्वेंशनल क्वेश्चन है, कंपैरेटिवली आसान है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। ये जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो मैंडेमस लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। जहां पर कमांड किया जाता है कि आप अपना काम अच्छे से करिए। और क्यू वारंटों में लोकस स्टैंडी का प्रावधान नहीं होता, मतलब कोई भी व्यक्ति क्यू वारंटों की मांग कर सकता है कि कोई व्यक्ति किस हक पे इस पद पे बना हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो 1 and 3 विल बी द आंसर। सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इसकी जानकारी आपको लक्ष्मीकांत के पेज नंबर 7.19 पे मिल जाएगी, प्लस इंडियन कानून का एक लिंक भी गिवन है, यहां से भी ये जानकारी वेरीफाई हो सकती है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये भी आपको पेज नंबर 7.19 पे मिल जाएगा लक्ष्मीकांत के। और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी आपको लक्ष्मीकांत के 7.2 पेज नंबर पे मिल जाएगा। तो कंपैरेटिवली कन्वेंशनल क्वेश्चन रहा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिप्यूटी स्पीकर जो लोकसभा के होते हैं उनके संबंध में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। थोड़ा सा ये मुश्किल क्वेश्चन रहेगा, बिकॉज इसकी सारी जानकारी आपको कन्वेंशनल किताबों में मिलेगी नहीं। एज पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, द इलेक्शन ऑफ डिप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स। स्पीकर जो डेट डिसाइड करेंगे उसी में डिप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट ये है कि डिप्यूटी स्पीकर के पद पे जो भी कैंडिडेट जाएगा वो मैंडेटरली या तो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी से हो या फिर रूलिंग पार्टी से हो। तीसरा स्टेटमेंट यह है कि डिप्यूटी स्पीकर जब स्पीकर के पद पे होते हैं उनके पास सेम पावर होते हैं और उनके खिलाफ कोई अपील नहीं होती। चौथा यह है कि पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस वेल स्टैब्लिश्ड है कि डिप्यूटी स्पीकर को जब अपॉइंट किया जाएगा तो मोशन स्पीकर मूव करते हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हैं सेकेंडर। बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। ये जो पहला स्टेटमेंट है ये तो देखिए करेक्ट है, इस संबंध में प्रॉपर प्रावधान है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि ये परंपराओं का हिस्सा है, ये कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिप्यूटी स्पीकर के पद पे जाते हैं तो उनके पास वो सारे अधिकार होते हैं। और जो चौथा स्टेटमेंट है ये भी गलत है, बिकॉज ये कोई स्टैब्लिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस नहीं है। कोई भी जो व्यक्ति है वो किसी व्यक्ति के डिप्यूटी स्पीकर के पद के लिए मोशन ला सकता है, हाँ वो अपने लिए नहीं ला सकता, ये प्रावधान है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो सही जवाब 1 and 3 निकलेगा, ए विल बी द आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन गिवन है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको लक्ष्मीकांत के पेज नंबर 22.8 पे मिल जाएगा। रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ बुक ऑफ प्रोसीजर ऑफ द लोकसभा जो है उसके पेज नंबर 39 पे मिल जाएगा, जिसके पीडीएफ का लिंक यहाँ पे गिवन है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज 11th लोकसभा के बाद ये डिसाइड किया गया कि परंपरा के अनुसार जो अपोजिशन पार्टी के होंगे वो डिप्यूटी स्पीकर होंगे। तो ये परंपराओं का हिस्सा है, ये कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। वैसे भी अगर कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाए, ओनली आ जाए, मैंडेटरली आ जाए, तो क्वेश्चंस के गलत होने की संभावना रहती है। ये आपको बताया जाता है जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं मॉक्स एंड ऑल। तो जब यहाँ पे मैंडेटरली लिख दिया गया, इसके पहले क्वेश्चन में ओनली था, तो ऐसे स्टेटमेंट्स के गलत होने की 90% चांसेस रहते भी हैं और वो इस केस में गलत निकल भी रहे हैं। जो दूसरा स्टेटमेंट है
ये भी पेज नंबर 22.9 पे मिल जाएगा। लक्ष्मीकांत के थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है पेज नंबर 22.9 के अकॉर्डिंग, और चौथा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। इसकी जानकारी भी आपको पेज नंबर 39 पे मिल जाएगी। जो लोकसभा का रूल्स एंड प्रोसीजर है उसके PDF की लिंक भी गिवन है। तो सही जवाब 1 और 3 है, समझ में आ गया आपको। 51 जो क्वेश्चन है आपके सेट ए में, वो भी पॉलिटी से है। वैसे देखिए ये क्वेश्चन हिस्ट्री में भी लाई करता है, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, लेकिन इसके ये फंक्शंस बहुत रेयर है कि हिस्ट्री में पढ़ाए जाएं, जनरली पढ़ाए नहीं जाते, लेकिन पॉलिटी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये पढ़ाया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जब आता है द्वैध शासन या डायर की, तो सब्जेक्ट को रिजर्व एंड ट्रांसपोर्ट में डिवाइड करते हैं। रिजर्व सब्जेक्ट में क्या आता है ये पूछा गया है। देखिए जनरल अंडरस्टैंडिंग से आपको ये बताया जाता है कि जो लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं वो दिए गए प्रोविंसेस को, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो दे दिए गए केंद्र को। तो यहां पे देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लैंड रेवेन्यू और पुलिस था, ये तो रिजर्व रहा गवर्नर जनरल के लिए, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये दे दिया गया था प्रोविंसेस को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के फॉर्म में। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे ही आप 2 को माइनस करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 1, 3 and 4। सी विल बी द आंसर 1, 3 and 4। इसके संबंध में आपको ये लिंक यहाँ पे गिवन है legalservicesindia.com का, तो वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको समझ में एकदम साफ साफ लिखा मिल जाएगा कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो ट्रांसफर सब्जेक्ट का पार्ट है। तो इसका जवाब यहाँ से सीधे निकल जाता है। इसके बाद 73rd क्वेश्चन है, जहां पे ये कहा गया है कि अगर 5th शेड्यूल में किसी एरिया को ला दिया जाए तो उसका कॉन्सिक्वेंस बेस्ट किस में रिफ्लेक्ट होगा। पहला ये है कि वहां पे जो ट्राइबल पीपल की लैंड है वो नॉन ट्राइबल को ट्रांसफर नहीं की जा सकेगी। दूसरा कि एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी बनेगी। तीसरा कि वो एरिया यूनियन टेरिटरी बन जाएगा। और चौथा कि वो जो स्टेट है जिसके पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है वहीं पर ऐसे एरिया बनते हैं। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई नियम नहीं है। दूसरा कि वो यूटी नहीं बनेगा, तो ये तो आसानी से क्रॉस हो जाएंगे। मामला आएगा 50-50 का, पहला होगा कि दूसरा होगा। देखिए ये सच है कि जब किसी एरिया को 5th शेड्यूल में लाया जाता है तो वहां पे ट्राइबल पीपल की लैंड को नॉन ट्राइबल पीपल को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, लेकिन सर्टेन केसेस में ऐसा होता है। लीज माइनिंग वगैरह, माइनिंग के लिए लीज वगैरह दी जाती है, हालांकि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, बट ऐसा पॉसिबल होता है। दूसरा कि अगर ये है भी तो ये इतना सिग्निफिकेंट प्रोविजन नहीं है, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जब ये हम 5th शेड्यूल की बात कर रहे हैं, जब 5th शेड्यूल में किसी एरिया को लाते हैं तो उसका जो सबसे इमीडिएट और सबसे पॉजिटिव इफेक्ट होता है वो ये होता है कि उनके पास एक लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी होती है जिसके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। तो इसका जो जवाब होगा दैट विल बी बी, कि इसके जरिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज उस एरिया में क्रिएट हो जाएंगी, जिसका लिंक यहाँ पे गिवन है। इसके जरिए आप इस आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो ये पूरा पॉलिटी का एनालिसिस था। उम्मीद करते हैं ये एनालिसिस आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। आपको आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चंस किस लेवल तक इजी थे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो एग्जाम हॉल में काफ़ी टफ रहे होंगे, कुछ ट्रिकी थे। जो एलिमिनेशन की बेसिक टेक्निक्स हैं वो लागू हुई हैं पॉलिटी में, जहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स रहे हैं वो स्टेटमेंट गलत हुए हैं। हालांकि पूरे पेपर में ऐसा नहीं रहा है, एलिमिनेशन पूरे पेपर में बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अगर आप एक ओवरव्यू लेंगे तो हर जगह ये वर्क नहीं किया है, लेकिन पॉलिटी में जो फंडामेंटल्स एलिमिनेशन के वो कहीं कहीं काम किए भी हैं। तो ये रहा पूरा पॉलिटी का एनालिसिस। इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं विद दी होप कि ये आपको बढ़िया लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।